Hello, my dear student and friends. Welcome to my YouTube channel ब्रिजेश पांडे सर प्रयागराज। आप सभी कैसे हैं? स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज आप सबके लिए एक स्पेशल वीडियो स्पेशल लोक सेवा आयोग के बारे में लेकर आए हैं। हम अक्सर देखते हैं बच्चों के बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, सर आरओ की तैयारी कैसे करें, आरओ की तैयारी कैसे करें, और सिविल सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा जानने की उत्सुकता उनकी बनी रहती है। और अक्सर बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं कि सर आरओ के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, आरओ के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, उसके पैटर्न्स क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो आज हम उन्हीं के बारे में आपके सामने कुछ चर्चा करने आए हैं, स्पेशली आरओ के बारे में। तो विभिन्न विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं अभी हाल में आने वाली परीक्षा के लिए, आरओ के लिए, उसके लिए अभी से लग जाएं और मेहनत करें। सफलता निश्चित रूप से आपके कदमों में होगी। एक अच्छा प्रयास, सही दिशा में किया गया प्रयास आपको आपकी सफलता के मार्ग तक आपको सफलता जरूर दिलाएगा। आपका जो मार्ग होना चाहिए वो आपकी सफलता की ओर यदि जाएगा तो अवश्य आपको सफलता मिलेगी। सफलता कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, सफलता बहुत छोटी चीज़ होती है। सफलता के लिए बस प्रयास की ज़रूरत होती है, धैर्य की ज़रूरत होती है। एक अच्छे जुनून और धैर्य के साथ यदि प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से सफलता थोड़े समय के पश्चात, किसी को जल्दी और किसी को थोड़े समय के पश्चात जरूर प्राप्त होती है। तो यदि आपका दिशा आपकी सफलता के, आपके लक्ष्य की ओर ले जाता है तो निश्चित रूप से आपका दिशा बिल्कुल सही है और निरंतर उसी दिशा पर बस प्रयासरत रहने की आवश्यकता होती है। थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ी सी धैर्य रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो धैर्य रखिए और धैर्य के साथ सही दिशा में, अपने लक्ष्य की दिशा में काम करिए और ऐसा प्रयास करिए कि जिससे कि आपको नॉलेज कम हो लेकिन वो नॉलेज ज़रूर हो जो आपको परीक्षा पास करने के लिए पर्याप्त है। अलग नॉलेज, ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान अर्जित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कमीशन कहता है कि केवल उतना ही पढ़िए जितना हम कह रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही पढ़िए और उतना ही पढ़िए जितना हम कह रहे हैं, तो उससे अधिक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप फिर चयन आपका हो जाएगा, उसके बाद फिर आप ज्ञानवान बनते रहिएगा जब तक रिटायर न हो जाइएगा। तो रिटायर होने के बाद भी आप ज्ञानवान बनिएगा, कोई अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि फिर आपको चयन के लिए आपको नहीं पढ़ना है। तो चयन के लिए केवल उतना ही पढ़ने की ज़रूरत है जितना कमीशन कहता है और जैसे कहता है। तो आइए हम उसी के बारे में बात करेंगे। विभिन्न प्रकार के वीडियोज, विभिन्न प्रकार की यूट्यूब पर आप देखे होंगे, लेकिन हम आपको बहुत अच्छी वीडियो और लेके आए हैं और बहुत सरल भाषा में आपको समझाएं। तो कंपटीशन के तौर पर आपको अपने अनुभव साझा करें तो बहुत ही बेहतर, हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में हमारे पास एक ऐसा अनुभव है जो आपको उचित ज्ञान के साथ आपको सफल जरूर बनाएगा, अगर आप उस दिशा में केवल कार्य करते हैं तो। देखिए, लोक सेवा आयोग नाम आपने सुना होगा, बहुत चर्चित है। इसको कहते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग का हमारे संविधान में भाग 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक में भली भांति वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 315 से 323 तक में इसके गठन और इसके सदस्यों और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति और तमाम चीजों के बारे में बकायदा उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 315 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का गठन भारत में किया गया है। ये भाग 14 में है और लोक सेवा आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक निकाय या संस्था है। इसका गठन संविधान के द्वारा किया गया है। संविधान के अनुच्छेद में 315 से 323 तक में किया गया है। यह लोक सेवा आयोग है। यहां जनता की सेवा के लिए आयोग का निर्माण किया गया है।
विभिन्न प्रकार के अधिकारी बनते हैं और बन करके जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, जनता की सेवा करने के लिए जाते हैं, पद को ग्रहण करते हैं। अब वो अलग बात है कि पाने के बाद आप अपने सेवा का, अपने लाभ के लिए काम करने लगे, लेकिन बहरहाल कोई दिखाता नहीं है। ये जनता की सेवा के लिए, देश के नागरिकों की सेवा करने के लिए इनका गठन किया गया है, इनकी नियुक्ति की जाती है। लोक सेवा आयोग के अंतर्गत एक केंद्र में होता है, जो केंद्र सरकार कराती है, उसको कहते हैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। संघ लोक सेवा आयोग इसको कहते हैं, संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, इसकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस, जहां से सबसे बड़े अधिकारी के रूप में डीएम का चयन होता है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसको कहते हैं, कलेक्टर जिसको कहते हैं, डीएम जिसको कहते हैं। इसके पश्चात कंबाइंड पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। जब दो, देखिए लोक सेवा आयोग के बारे में, कंबाइंड लोक सेवा आयोग के बारे में अभी पीसीएस में लगातार प्रश्न भी पूछा गया था कि संयुक्त लोक सेवा आयोग क्या है कि नहीं है। संयुक्त लोक सेवा आयोग भारत के किसी राज्यों में नहीं है और न ही इसका गठन हो पाया है। इसका गठन कब होता है, जब 2 या 2 से अधिक राज्य सहमति आपस में जता दें, और तब अगर लोक सेवा आयोग का गठन होता है तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के सम्मिलन को ही, सम्मिलित लोक सेवा आयोग को ही कहते हैं हम संयुक्त लोक सेवा आयोग, कंबाइंड पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका गठन भारत में नहीं हो पाया है, जबकि आप देखते हैं संयुक्त न्यायालय का गठन है। कई न्यायालय ऐसे हैं भारत में जो संयुक्त रूप से किसी 2 राज्यों के लिए भी काम कर रहे हैं, लेकिन इसका गठन नहीं हो पाया है भारत में। एक दूसरा होता है राज्य, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, राज्य लोक सेवा आयोग। जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है, इसकी ये हर सभी राज्यों में अलग अलग है। जैसे बिहार के लिए बीपीएससी इसको कहते हैं, राजस्थान के लिए आरपीएससी कहते हैं, एमपीपीएससी मध्य प्रदेश के लिए कहते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए यूपीपीएससी कहते हैं, अर्थात उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कहते हैं। सभी राज्यों में अपने लोक सेवा आयोग का गठन किया हुआ है और सभी राज्य अपने लोक सेवा आयोग के तहत ही परीक्षा कराते हैं, संपन्न कराते हैं, ऑफिसर का चयन करते हैं। इस स्तर की सबसे बड़ी परीक्षा जो होती है वो होती है पीसीएस। पीसीएस को कहते हैं प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, प्रांतीय सिविल सेवा कहते हैं, प्रांतीय सिविल सेवा कहते हैं प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। इसके सबसे बड़े ऑफिसर के रूप में चयन होता है एसडीएम। इसको जिलाधिकारी कहते हैं, इसको उप जिलाधिकारी कहते हैं। इस प्रकार केवल और केवल यही एक डीएम होता है जो अपने नाम के साथ आईएएस लिखता है, और यही एक एसडीएम होता है ऑफिसर जो अपने नाम के साथ पीसीएस लिख सकता है। बाकी सभी लोग, चाहे वो यूपीएससी के तहत उनका चयन हो, चाहे यूपीपीएससी के तहत चयन हो, सभी लोग पद नाम लिखते हैं, पद नाम लिखते हैं, लेकिन आईएएस या पीसीएस का जिक्र नहीं करते हैं। उनका चयन उसी से हुआ होता है, उसी के तहत हुआ होता है, लेकिन वो लोगों को अधिकार नहीं है कि वो आईएएस लिखें या पीसीएस लिखें, बल्कि उनको अधिकार है पद नाम लिखते हैं। और तब यदि वो केंद्र से पास करके गए होते हैं तो लिखते हैं केंद्र सरकार, और राज्य के अंडर में यदि काम करते हैं तो लिखते हैं राज्य सरकार। तो इस प्रकार लोक सेवा संघ लोक सेवा आयोग, केंद्र, संयुक्त और राज्य लोक सेवा आयोग होती है। तो आप जान गए कि आईएएस यूपीएससी के तहत सबसे बड़ी परीक्षा कौन सी है और इसके तहत सबसे बड़ा ऑफिसर कौन सा है, जबकि उत्तर
या राज्य स्तरीय उत्तर प्रदेश या राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग के अंतर्गत सबसे बड़ी परीक्षा कौन सी है? पीसीएस। और इसका सबसे बड़ा ऑफिसर एसडीएम। और यही दोनों है, डीएम और एसडीएम, जो आईएएस और पीसीएस अपने नाम के साथ लिख सकते हैं। और कोई लोग अपने नाम के साथ पीसीएस अथवा आईएएस नहीं लिखते, बल्कि पद नाम लिखते हैं। और पद नाम के साथ लिख सकते हैं केंद्र या राज्य सरकार। यदि उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के तहत हुई है, यूपीएससी के तहत हुई है, तो वो केंद्र, और राज्य या पीसीएस के तहत हुआ है तो राज्य सरकार लिखते हैं। इसी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच देखिए एक परीक्षा होती है। अभी तो आपने देखा केवल आईएएस और पीसीएस के बारे में। आईएएस के पश्चात एक पीसीएस की जो परीक्षा होती है, पीसीएस इसके अधीन लोक सेवा आयोग एक अधीनस्थ परीक्षा कराता है, जिसको हम कहते हैं लोअर। देखिए, पीसीएस को अपर कहते हैं और लोअर को लोअर कहते हैं, अधीनस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? अधीनस्थ परीक्षा। आईएएस, पीसीएस और लोअर तीनों परीक्षाओं में, आईएएस, पीसीएस और लोअर, इन तीनों ही परीक्षाओं में ये 3 स्तर होते हैं, अर्थात 3 लेवल होता है। प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, ये 3 चरण वाली परीक्षाएं हैं। जबकि इसी में लोक सेवा आयोग एक परीक्षा कराता है जिसको हम कहते हैं समीक्षा अधिकारी, जिनकी नियुक्ति सचिवालय में होती है। आरओ एआरओ उनको कहते हैं। एक को आरओ कहते हैं और दूसरे को एआरओ कहते हैं। आरओ को कहते हैं रिव्यू ऑफिसर और एआरओ को कहते हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, सहायक समीक्षा अधिकारी। आरओ समीक्षा अधिकारी, एआरओ सहायक समीक्षा अधिकारी होता है। तो आइए हम इसी बारे में चर्चा करते हैं, एआरओ और आरओ के लिए कौन से चरण होते हैं। तो देखिए, आरओ को कहते हैं, हमने कहा आरओ रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी। और एआरओ को कहते हैं असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर या सहायक समीक्षा अधिकारी। अभी नई भर्ती इसी प्रक्रिया के तहत, इन दोनों की नई नोटिफिकेशन अभी तो नहीं आया, 2023 का एक आने वाला है परीक्षा। तो अभी देखिए फॉर्म फिलअप होगा, तो इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए। और कैसे तैयारी करेंगे इसके चरण ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में कितने अंक के होते हैं, कौन कौन से परीक्षाएं होती है, ये चीजों को हम आपको बताने जा रहे हैं। इनकी नियुक्ति सचिवालय में होती है। सचिवालय में इनकी जो परीक्षा होती है वो द्विस्तरीय है, 2 लेवल। यहाँ पर साक्षात्कार नहीं होता है, प्री होता है, मेंस होता है, लेकिन साक्षात्कार नहीं होता है। प्री में कुल 200 नंबर के प्रश्न होते हैं, जिसमें जीएस 140 क्वेश्चन का होता है और 140 नंबर का होता है और 2 घंटे का होता है। और दूसरा पेपर सेकंड मीटिंग में हिंदी होता है, 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही होते हैं और 60 क्वेश्चन में 60 मिनट का होता है, अर्थात 1 घंटे का होता है, 60 नंबर का होता है। इस प्रकार प्रारंभिक परीक्षा में आपको 3 घंटे में 200 क्वेश्चन 200 नंबर के करने होते हैं। और इसके लिए प्रत्येक सही उत्तर पर 1 नंबर दिया जाता है, लेकिन प्रत्येक गलत उत्तर करने पर आपका 1/3 नंबर काट दिया जाता है।
तो 1/3 माइनस मार्किंग है, इसलिए परीक्षा देते वक्त विशेषतया ध्यान दें कि कोई भी प्रश्न ज्यादातर आपसे गलत ना होने पाए, इसलिए उतना ही करिए जितना आ रहा है आपको। दूसरी बात, जब इस परीक्षा को आप पास कर लेते हैं तब इस परीक्षा के पश्चात आपकी मुख्य परीक्षा होती है। मुख्य परीक्षा कुल 400 अंकों की होती है। मुख्य परीक्षा कुल 400 अंकों की होती है और इसमें पहला पेपर होता है जीएस, सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में कुल 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 मिनट के होते हैं और 120 मिनट के होते हैं और 120 मार्क्स के होते हैं, अर्थात 2 घंटे में 120 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं और 120 नंबर के होते हैं। दूसरी तरफ दूसरा पेपर इसी में होता है सामान्य हिंदी एवं आलेखन। सामान्य हिंदी और आलेखन होता है। सामान्य हिंदी के 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर के 150 मिनट में करने होते हैं, जबकि 60 क्वेश्चन आलेखन के होते हैं और 60 नंबर के होते हैं और ये 30 मिनट का होता है। इस प्रकार कुल 160 नंबर के 160 क्वेश्चन करने होते हैं 3 घंटे में। तो 3 घंटे में आपको सामान्य हिंदी एवं आलेखन का पत्र आलेखन करना पड़ता है। ये पेपर आपको 3 घंटे में देना पड़ता है। दूसरी तरफ तीसरा जो प्रश्न होता है वो तीसरा पेपर होता है हिंदी निबंध। हिंदी निबंध के कुल 3 ही क्वेश्चन आते हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3 करके 3 क्वेश्चन आते हैं और ये तीनों 120 नंबर के होते हैं, 3 घंटे में करने होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन 40 नंबर का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 40 नंबर का होता है। निबंध, इसको थोड़ा सा विस्तार से लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया आपकी होती है प्री मेंस। अब प्री क्वालिफाई करने के पश्चात आप मेंस देंगे, तो मेंस के लिए आप इसकी तैयारी करेंगे और जब मेंस आप क्वालिफाई हो जाएंगे तो मेंस क्वालिफाई करने के पश्चात आपका लोक सेवा आयोग आपको दस्तावेज परीक्षण कराता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराता है। 1 महीने के अंदर या थोड़ा सा लेट हो जाता है, थोड़ा सा पहले हो जाता है, जैसा कि लोक सेवा आयोग सुटेबल समझे। तो इस प्रकार लोक सेवा आयोग जल्दी से आपका दस्तावेज परीक्षण कराता है और दस्तावेज परीक्षण के पश्चात लोक सेवा आयोग अभी तक आप लगातार ध्यान दीजिएगा, इस प्रक्रिया के तहत दस्तावेज परीक्षण तक आप लोक सेवा आयोग के साथ जुड़े होते हैं। कब तक? प्री मेंस और दस्तावेज परीक्षण तक आप लोक सेवा आयोग के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही दस्तावेज परीक्षण लोक सेवा आयोग करा लेता है, उसके पश्चात ये आपके पेपर्स, आपके सारे फाइल्स को क्या करता है, शासन को सेंड कर देता है, शासन को भेज देता है और ये सचिवालय में पहुंच जाता है। और अब सचिवालय का कार्य शुरू होता है। अब आपका संबंध लोक सेवा आयोग से खत्म हो जाता है। इसके पश्चात अब सरकार के साथ आपका, शासन के साथ आपका कार्य शुरू हो जाता है। अब शासन क्या करता है, यही देखिए महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया के तहत आपका चयन हो चुका है, लेकिन अभी भी आपको कॉल लेटर नहीं आया है, ज्वाइनिंग कॉल लेटर नहीं दिया गया, क्योंकि अभी भी शासन कुछ परीक्षण करना आपके लिए बाकी है, जो शासन अभी परीक्षण आपका करेगा। वो शासन कौन सा परीक्षण करता है, आइए थोड़ा सा देखते हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग पूरी जानकारी के साथ इस वीडियो को लीजिए और आशा है इस जानकारी का सदुपयोग करेंगे, जिससे आप अंतिम परिणाम
आपने चयन के रूप में प्राप्त करें, तो परिणाम आपके फेवर में हो, इसलिए हम आप बहुत मेहनत करने के पश्चात ही ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, कि आप सभी को उचित एक वीडियो के माध्यम से उचित और संपूर्ण जानकारी मिल सके कि इसमें कौन कौन से स्टेप किस किस प्रकार के होते हैं और क्या किस किस प्रक्रिया के तहत हमें गुजरना होता है। तो अब शासन का कार्य शुरू हो गया। हमने देखा प्री परीक्षा हुई, मेंस हुआ और फिर उसके पश्चात हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के पश्चात लोक सेवा आयोग ने पेपर को, फाइल को शासन के पास भेज दिया। अब शासन क्या करता है? शासन महत्वपूर्ण कार्य करता है। वो है, पहला है आपका मेडिकल कराना, और दूसरा कार्य है पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस जांच आपके थाने के आसपास, आपके थाने में, आपके क्षेत्र के थाने में जरूर आपकी जांच की जाती है कि क्या आप शातिर अपराधी वगैरह तो नहीं है, आपके खिलाफ कोई एफआईआर वगैरह तो नहीं है। इस प्रकार के जांच आपके साथ किए जाते हैं, जिससे कि आप सरकार के अंडर में कार्य करने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई आप अपराधी न हो, कोई आपके खिलाफ मुकदमा न चल रहा हो, कोई आपके खिलाफ कुछ आपराधिक प्रवृत्ति जैसे किस प्रकार का न्यायालय में या पुलिस में विभाग में कोई जांच न चल रही हो, इसलिए इसका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाता है। मेडिकल देखिए दो तरह से, दो प्रक्रिया के तहत कराया जाता है। हमने देखा कि एक समीक्षा अधिकारी का चयन होता है और दूसरा सहायक समीक्षा अधिकारी, जो आरओ होते हैं और एआरओ होते हैं। इन दोनों का मेडिकल अलग अलग कराया जाता है। तो देखिए, मेडिकल के लिए कॉल लेटर आपके गांव, आपके जो आपने जहां का एड्रेस दिया है, आपके घर तक आपको भेज दिया जाता है। मेडिकल के लिए जब आपके कॉल लेटर आपके घर जाएगा, तब उसके पश्चात आपको मेडिकल के लिए जाना होगा, बुलाया जाएगा। एआरओ का मेडिकल जो होता है वो जिला स्तर पर होता है। कहाँ होता है? जिला स्तर पर होता है। जबकि आरओ का जो मेडिकल होता है वो मंडल स्तर पर होता है। तो आपके मंडल स्तर पर होता है आरओ का मेडिकल और एआरओ का मेडिकल जिला स्तर पर होता है, जो जिला चिकित्सालय होता है वहां होता है। और आरओ के लिए मंडल स्तर पर होता है, क्योंकि मंडल स्तर पर जो अपर निदेशक चिकित्सा द्वारा, जो मंडल स्तर पर, चूंकि यही अपर निदेशक चिकित्सक जो है ये मंडल स्तर पर बैठते हैं, तो मंडल स्तर पर उनके द्वारा आपकी जांच कराई जाती है और आपके देखा जाता है कि आपके बॉडी में किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो नहीं है, आपके आंख, कान, नाक, गला और बॉडी के पार्ट सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो मेडिकल स्तर के लिए जांच किया जाता है। इस प्रकार शासन के द्वारा ये दो जांच संपन्न किए जाते हैं, पहला मेडिकल और दूसरा पुलिस वेरिफिकेशन। तो मेडिकल के लिए विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा कि आरओ में यदि चयन होगा तो आप सीधे मंडल पर जाइएगा, और यदि एआरओ में आपका चयन होता है तो आप जिला स्तर पर जाइएगा। इन दोनों ही जांच प्रक्रिया के तहत, इसको कहते हैं जांच प्रक्रिया। इन जांच प्रक्रिया के पश्चात जब शासन को लगता है कि आपको नियुक्ति पत्र भेजा जाना चाहिए, कॉल लेटर भेजा जाना चाहिए, तब आपको अब शासन, लोक सेवा आयोग नहीं, शासन द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है। और अब फाइनली आपका चयन आरओ एआरओ में हो जाता है। तो इस प्रकार लोक सेवा आयोग के तहत होने वाली ये परीक्षा
विभिन्न चरणों से हो करके गुजरती है और इस चरण के पश्चात ही किसी व्यक्ति का चयन सचिवालय में सहायक समीक्षाधिकारी और समीक्षाधिकारी के पद पर होता है। तो आशा है आप सभी को हमारी वीडियो ये पसंद आएगी और आप सभी जो है इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद, बहुत सारा प्रेम दीजिएगा जिससे कि हम आप सभी के लिए नए नए वीडियो और बहुत अच्छी जानकारी के साथ अगले वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे विभिन्न प्रकार के जो पद होते हैं, डीएम और एसडीएम हो या बीडीओ हो या लेखपाल हो, इन सब का प्रमोशन किन किन पदों पर होता है और लोक सेवा आयोग आईएएस और पीसीएस के बारे में विशेष तौर से पूरी विस्तार के साथ लाएंगे हम वीडियो कि आईएएस और पीसीएस के जो पद होते हैं और उन सभी के जो पेपर्स होते हैं, उन पेपर्स में कितने प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, कितने कितने नंबर के होते हैं, प्री और मेन से और इंटरव्यू कैसे होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपके लिए स्पेशल। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर हम नया वीडियो लाएंगे आपके लिए और किसी प्रकार के जो चयन होता है या कोई परीक्षा होती है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी यूजीसी हो, चाहे वो आईएएस पीसीएस हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कितनी एलिजिबिलिटी मायने रखती है, कौन सी एलिजिबिलिटी किस परीक्षा के लिए ज़रूरत होती है, तो इसके लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। सारी वीडियो और अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को आप सभी के बीच साझा करेंगे। बस आप लोग हमारा थोड़ा सा सहयोग करते रहिए और आप प्रेम देते रहिए जिससे कि हम निरंतर आपके लिए प्रयास कर सकें, अच्छा प्रयास कर सकें। धन्यवाद।